नमस्कार। आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का छत्तीसगढ़ का मुद्दा है दक्षिण यानी दक्षिण विधानसभा आएगा हाथ या फिर कमल के साथ, यानी हाथ यानी कांग्रेस और कमल तो आप जानते ही हैं बीजेपी। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट हमेशा से चर्चा में रही है और एक तरह से बीजेपी के स्टालवर्ट लीडर दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल का पर्याय बन गई ये सीट, क्योंकि सीट से वो निरंतर जीतते रहे और यही वो सीट है जो करीब 36 साल से ज़्यादा समय से बीजेपी के कब्जे में है और अजय योद्धा रहे हैं यहाँ बृजमोहन अग्रवाल। अब उनके सांसद बनने के बाद जोर आजमाइश दोनों पार्टियों में होने वाली है। जाहिर तौर पर कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी जीत के लिए, लेकिन 36 साल पुराना ये किला क्या बीजेपी का साथ छोड़ सकता है और हाथ के साथ हो सकता है, या हाथ फिर हाथ मलता रह जाएगा और कमल फिर मुस्कुराएगा। तमाम बातें होंगी, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम डिबेट की तरफ चलेंगे। रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट जो दशकों से कांग्रेस के लिए पहली बनी हुई है। बीजेपी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल अंगद की तरह पैर जमाए रहे। उनका जादू यहाँ ऐसा छाया कि हर बार विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक होते रहे। अब बृजमोहन के दिल्ली जाने से कांग्रेसी खेमा उत्साहित है। पार्टी उपचुनाव को लेकर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। कांग्रेसी नेता भी दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता को मानते हैं, तो अपनी रणनीतिक खामियों को भी स्वीकार कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी का जिस तरह से उनके निर्वाचन क्षेत्र में आम जनता से संपर्क था, लोकप्रियता थी, उसके कारण अवश्य ही उनको काफ़ी अधिक लाभ मिलता था और हर बार हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बदल दिया गया। और यदि हम लोग उसी में से लोगों को रिपीट करते तो शायद दूसरे परिणाम आ सकते थे। दक्षिण विजय पर कांग्रेस की नजर। दक्षिण का तिलिस्म नहीं तोड़ पा रही कांग्रेस। हर चुनाव में बृजमोहन के चक्रव्यूह में फंसे कांग्रेसी। हर चुनाव में बढ़ता गया बृजमोहन की जीत का अंतर। 36 साल बीजेपी के अजय योद्धा रहे बृजमोहन। बृजमोहन के सांसद बनने से कॉन्फिडेंस में कांग्रेस। बड़े नेताओं को दक्षिण जिताने के लिए दिए अलग अलग टास्क। बूथ से लेकर जोन तक बड़े नेता संभालेंगे कमान। कांग्रेस के दिग्गज दक्षिण में किलाबंदी कर बीजेपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस को पटखनी देने का दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का हसर हमने देख लिया है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और लगातार रायपुर दक्षिण की हम सीट जीतते रहे हैं। तो आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी ही रायपुर दक्षिण की सीट जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी है। बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी के अजय योद्धा रहे हैं। 2018 की जंग में भी मजबूत कांग्रेस दक्षिण का रण नहीं जीत पाई थी। जीत के जुनून से लबरेज कांग्रेस दक्षिण को हाथ में लाना चाहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि दक्षिण आएगा हाथ या फिर कमल के साथ। चलिए, तो ये थी हमारी रिपोर्ट और रिपोर्ट के साथ अब सीधे चलते हैं मेहमानों की तरफ। आज के हमारे मेहमान हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, स्तंभकार, जिनकी पैनी कलम छत्तीसगढ़ की सियासत ही नहीं देश की सियासत पर भी बखूबी अपना विश्लेषण करती चलती है। नितिन भंसाली जी हैं, आत्मविश्वास से भरे, माथे पर लाल टीका यानी प्रभु भक्ति और निश्चिंतता इसके पर्याय हैं वो, उनका बहुत स्वागत। और बीजेपी के मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, तभी उनका परिचय। पहली एक टिप्पणी लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूं अनिरुद्ध दुबे जी की, फिर चलूंगा नितिन जी की तरफ और इस दौरान ही बीजेपी के साथी भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। अनिरुद्ध जी, निश्चित तौर पर दक्षिण का किला, और ये संयोग ही है कि डेक्कन जिसको कहते हैं, हम इतिहास में भी देखें तो दक्षिण हमेशा इन्वेडर्स के लिए,
आक्रमणकारियों के लिए, जिन्होंने भारत पर कब्जा करने की कोशिश की और एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया भी, उनके लिए डेक्कन हमेशा एक चुनौती बना रहा और उनका सपना रहा कि दक्षिण विजय की तरफ वो बढ़ें। अब क्या कांग्रेस इस दक्षिण विजय की तरफ बढ़ सकती है या हाथ मलती रहेगी और फिर कमल मुस्कुरा सकता है? इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर एक आपकी सामयिक टिप्पणी। देखिए, क्या है कि आपने जो किला जो उसका उल्लेख किया, ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि रायपुर में कभी है वंशी राजाओं का शासन होता था और है वंशी राजाओं का जो किला, रायपुर का जो प्राचीन बूढ़ा तालाब है, वो उसके किनारे हुआ करता था। उसके कुछ अवशेष कुछ साल पहले तक दिखते थे और वो जो है किला वाला क्षेत्र जो रायपुर दक्षिण का एक हिस्सा रहा है। और जहां तक के देखिए, जो आज जो है बात हो रही है, फिर ये कि कांग्रेस की तरफ से कौन, बीजेपी की तरफ से कौन, ये चर्चाओं का दौर तो चल रहा है, लेकिन एक नई बात उछल कर सामने आ रही है, वो बड़ी दिलचस्प है। रमेश बैस जी राज्यपाल होते थे महाराष्ट्र के और वहां से अब वो मुक्त हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ उनका आगमन हो चुका है। और एक नया नाम फिर चल पड़ा कि रमेश बैस जी क्या उम्मीदवार हो सकते हैं। लोग अपने अपने ढंग से उनकी व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी में काबिल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन रमेश बैस जी की कर्मभूमि खुद ब्राह्मणपारा होती थी जो रायपुर में, वो खुद रायपुर दक्षिण का एक हिस्सा रहा है और आज भी वो बिल्कुल फिट है। और उनके साथ जो है उनका अपना एक जो है गुट शब्द कहे, वैसे तो मैं उसका उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है कि रमेश बैस जी का गुट आज भी सक्रिय है और भी नाम है। और रहा बात यह है कि कांग्रेस उस किले को भेद पाएगी या नहीं भेद पाएगी, तो यहाँ पे जो 2-3 जो है बड़े नाम जो है शुरू से चलते आ रहे हैं। प्रमोद दुबे जी जो पूर्व में महापौर रहे और अभी रायपुर नगर निगम के सभापति हैं, और उसके अलावा प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा एक उभरता हुआ चेहरा है। तो 2 नामों की जो चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ अलग तरीके से थोड़ी थोड़ी चर्चाएं जो और भी है। तो कन्हैया अग्रवाल जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, सनी अग्रवाल की हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं के बराबर चर्चा है। एजाज ढेबर जी का जिक्र आता था, लेकिन कुछ घटनाक्रम बीच में घट गए आंदोलन के दौरान, तो थोड़ा सा उधर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। ये स्थिति है। ये आपने बिल्कुल बहुत सटीक विश्लेषण किया। और अगर हम इसको किसी जासूसी उपन्यास के जासूस की तरह जोड़ें तो हो सकता है कि आप थोड़ा विजुलाइज कीजिए कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ रमेश बैस जी की मीटिंग हो रही है। बैस जी आगे क्या सोचते हैं, कहाँ का पदभार आपको दिया जाए? सर, अगर उचित होगा मुझे मेरे राज्य की राजनीति में लौटा दीजिए। आपके निर्देश पर मैंने बखूबी राज्यपाल का दायित्व तो संभाला, बृजमोहन जी के जाने पर जगह बनी। अरे आपने तो मुंह की बात छीन ली, चलिए तो राज्य की राजनीति में चलिए। बिल्कुल हो सकता है, यह आपने बहुत लाख टके की बात कही है, क्योंकि ये सब कुछ सोचा समझा है और बीजेपी का नेतृत्व इसको लेकर बड़ा फर्टाइल भी है। नितिन जी, निश्चित तौर पर चुनौती गहरी है, लेकिन हर चुनौती अपने लिए एक अवसर भी लेकर आती है। और कहा तो ये भी जाता है कि आपदा में अवसर जो ढूंढ लेते हैं वही मुकद्दर के सिकंदर होते हैं। तो एक मौका तो है आपके लिए भी सिकंदर होने का। जी देखिए, किला और चक्रव्यूह, लगातार इन शब्दों का उपयोग रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए किया जाता रहा है कि किला है, अभेद किला है, तो किला भेदा जाता है। भाई, हमने तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद करवाया, फिर तो ये दक्षिण विधानसभा बहुत छोटी बात है। मजबूत दावेदार होगा और निश्चित तौर पर जो जमीनी मुद्दे हैं, राजधानी के सड़क, बिजली, पानी, बढ़ता अपराध, इन 7 महीनों में ही ये विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो यहाँ पर काम किए, ये किसी से छुपे नहीं है कि किस प्रकार राजधानी रायपुर में इंटरनेशनल गैंग का प्रवेश हो चुका है और व्यापारियों पर गोलियां चलाई गई हैं। तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से मुझे लगता है भाजपा को नहीं रहना चाहिए। लोकसभा में वो तो हम लोग चूक गए, शरद भाई चूक हो गई, नहीं तो वाराणसी से मोदी जी भी निपट जाते इस बार। तो मोदी जी से तो बड़े नेता मुझे लगता है बृजमोहन जी नहीं है। बृजमोहन जी के साथ यदि हम इतिहास देखें तो मुझे 2000 में राज्य बनने के बाद मैं राजनीति में सक्रिय हुआ, तो मैंने शुरू से देखा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अन्याय किया है। आप पूरा उठाकर देख लीजिए, चाहे बीजेपी की सरकार में मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे मंत्री रहते हुए उनके कामों की बात हो, चाहे 2000 के नेता प्रतिपक्ष बनने की बात हो, अभी मंत्री बनने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा, विधायक से इस्तीफा दिलवा के लोकसभा में भेजने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी, अंतरकलह, अंतर्द्वंद,
ये इसका लाभ भी कांग्रेस को इस बार निश्चित तौर पर मिलेगा। 13 सीटों में उपचुनाव हुए थे शरद जी, 13 सीटों में कितनी सीटें जीती बीजेपी? हाल ही में 10 सीटें इंडिया ब्लॉक ने जीती, इंडिया गठबंधन ने 13 में से। तो ये तो संदेश तो साफ ये एक हमारे सेमीफाइनल मैच में ही मिल गया। हाल ही में फिर से उपचुनाव हो रहे हैं, हम उसी जोश खरोश और उमंग के साथ हमारे प्रत्याशी मैदान में होंगे। और ये जो कीला और ये जो चक्रव्यूह, इस तरीके के जो शब्दों का उपयोग हो रहा है, कीला भी भेदेंगे और चक्रव्यूह भी भेदेंगे, ये तय है। बिल्कुल। और चक्रव्यूह शब्द तो आपका बड़ा फेवरेट है, क्योंकि राहुल जी उधर दिल्ली में चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं। के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, युवा हैं, संतुलित हैं, संयमित हैं। चौहान साहब, बृजमोहन अग्रवाल जी से बड़ा प्रेम है कांग्रेस को, और कहा यह भी जाता था कि विधानसभा में ये प्रेम कई बार बड़ा परिलक्षित भी होता था, और बृजमोहन जी का भी प्रेम जो है कांग्रेस के साथ दिख जाता था। और एक मजबूत लोकतंत्र में इसमें कोई असामान्य बात भी नहीं है। और नितिन जी का ये भी आरोप है कि कभी उनका ड्यू नहीं मिला, बृजमोहन जी को कभी भी बीजेपी ने उनकी योग्यता के अनुसार नवाजा नहीं है। और वो कह रहे हैं कि आप 13 जो उपचुनाव हुए, 11 उपचुनाव जो हुए विधानसभा की सीटों के, उसमें क्या रहा है हर्ष? तो किला और चक्रव्यूह तो बनते ही भेदने के लिए हैं, तो दक्षिण भी भेद सकते हैं, क्या कहेंगे आप? जी बात है तो प्रेम बृजमोहन जी का पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है, और छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा बृजमोहन जी के साथ, सिर्फ रायपुर के दक्षिण की सीट में नहीं। इसीलिए आज तक जो घटा नहीं था, आज तक जो रिकॉर्ड नहीं टूटा था, वो बृजमोहन अग्रवाल जी ने रिकॉर्ड कायम किया है। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से लेकर आज तक इतने मतों से कोई लोकसभा की सीटें नहीं जीता। ये प्रेम नहीं है तो और क्या है? इसमें तो हर कांग्रेसी भी हो सकता है, इसमें आप छत्तीसगढ़िया की बात करेंगे। दूसरी बात ये है, आप अपने खुद के नेताओं को आप देखिए, हमारे नेताओं के बारे में चिंता मत करिए। हमारे को बहुत अच्छे से याद है जब दक्षिण की सीट हो रही थी, डिसाइड हो रही थी पिछले विधानसभा में, तो बाहर के प्रत्याशी को लाके यहाँ पर बिठा दिया गया था शरद जी, और वहां पर लोगों ने विरोध भी किया, यहाँ के महापौर ने भी विरोध किया कि मेरे को सीट चाहिए। और उसके बाद शरद जी क्या हुआ, कई 1-2 प्रत्याशियों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल भी तक डाला कि मेरे को सीटें मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी बाहर से प्रत्याशी लाके यहाँ पर थोप दिया गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही आता। लेकिन मेन बात यह है, और उसके बाद आप बोलते हैं कि हमने बृजमोहन अग्रवाल जी को तवज्जो नहीं दिया। अरे तवज्जो, 8 बार से लगातार वो ये सीट जीत रहे हैं, और उसके बाद रिकॉर्ड कायम किया हमारे बृजमोहन भैया ने। लेकिन चौहान साहब, ये तो समझा दीजिए कि इतने कीर्तिमानधारी अद्भुत राजनेता को दिल्ली भेजने की आवश्यकता अचानक क्यों आन पड़ी? भाई वो एक स्टेट में सीमित क्यों रह जाए? वो दिल्ली पूरे भारत के लिए क्यों काम ना आए? जैसे ही हम अपने, अब एक बात बताइए कि विधायक की जो सीट होती है वो कम लोगों का जनप्रतिनिधि का नेतृत्व करता है, और जो लोकसभा रहता है वो तो अपने आप में ऑनर की बात है। यही ऑनर दिया गया है उनको, बिल्कुल ऑनर दिया गया। कौन नहीं जाना चाहता है? विधायक से सांसद कौन नहीं बनना चाहता है? क्या मैं नहीं बनना चाहता, आप नहीं बनना चाहते, या नितिन नहीं बनना चाहते हैं? सब बनना चाहते हैं। मैं तो अज्ञानी एंकर की भूमिका में ठीक हूँ चौहान साहब, हमारी अज्ञानता की हमेशा चर्चा होती है। लेकिन रमेश बैस जी लौट आए हैं एक संवैधानिक पद छोड़कर, चर्चाएं नाना प्रकार की हैं, मैं लौटूंगा उसकी तरफ। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने बड़े स्पोर्टी मैनर में इस बात को, नितिन जी बार बार रेज कर रहे थे कि कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में 15-20 सेकंड में कहिए, फिर मैं दुबे जी की तरफ चलकर फिर आप दोनों मेहमानों की तरफ आऊंगा। जी नितिन जी। देखिए, ये ऑनर करते हैं, ओम माथुर जी का ऑनर कर दिया, बृजमोहन जी का ऑनर कर दिया, रमेश बैस जी का ऑनर कर दिया। इनको जो नेता लगता है राजनीति से दूर करना, उसका ये ऑनर कर देते हैं। ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी को सांसद बनाया। मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा पूरे देश में
देश में तो नहीं, शायद प्रदेश की बात की ना, कि पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा चुनाव जीते, भाई मंत्री क्यों नहीं बनाया? बड़ा दुख है उनको, वो नहीं जाना चाहते थे छत्तीसगढ़ छोड़ के। ऐसी बहुत से ऐसे चलिए समय हम फिर आए हैं, मुद्दे बहुत पे सी लौटते ऐसी हैं। बातें आई हैं। हम फिर मुद्दे शरद पे जी लौटते बहुत हैं। अच्छे से छत्तीसगढ़ की तासीर को भी पहचानते हैं, अनिरुद्ध जी भी बहुत अच्छे से पहचानते हैं। एक तो मंत्री उनको ले दे के बनाया और बाद में 3 महीने में मंत्री पद से इस्तीफा दिलाकर लोकसभा चुनाव देखिए, ये लड़ाया। सब कुछ उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। सोच जो गला है, भर गया था उनका जब वो इसके भाषण पीछे दे रहे थे रायपुर निश्चित तौर पर कोई विधानसभा सोच तो है, के क्योंकि मतदाताओं का। नितिन जी, जैसा आपने भी सुना, अनिरुद्ध जी ने बहुत बखूबी कहा। चलिए मैं लौटता हूं, अभी तो आपके पास राउंड है। आप चौहान साहब, आप भी 10 सेकंड में बोल लीजिए, कुछ आप जवाब देना चाह रहे थे। देखिए शरद जी, सबसे पहले ये इन्होंने बोला कि इनको मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, तो हमारे देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री बने हैं जो चुनाव लड़े नहीं है, और ऐसे भी प्रधानमंत्री बने हैं जो जिनको बहुत कम वोटों की मार्जिन से जीता गया, और ऐसे भी मुख्यमंत्री बने हैं हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हार चुके थे, वैसे भी मुख्यमंत्री बने। जी, ऐसा भी है। और अभी आप ही के यहाँ का उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण है। तो ये राजनीति है, और इस राजनीति का ये अर्थ नहीं है, एक शेर बड़ा माकूल है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हारना जीतना, विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम, पॉलिटिकल गेम ऑल्सो। अनिरुद्ध जी, ये समझाइए मुझे कि क्या छत्तीसगढ़ में एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स भी है? क्योंकि आपने बड़ा जबरदस्त एक हमको पॉइंट दिया है कि बैस साहब का आना क्या कुछ समीकरणों को स्थिर करने के लिए है। व्हाट डज इट मीन सर? इसको थोड़ा सा और एलॉबरेट कीजिए। देखिए, क्या है कि बैस जी के लोग तो क्या है कि शुरू से चाह रहे थे, और अभी जो विधानसभा चुनाव जो 2023 के पहले का जो था, तो उस समय यह है कि उनका जन्म दिवस बहुत जोर शोर से मनाया गया, मतलब रायपुर के इंडोर स्टेडियम में। और कुल मिला के यहाँ पे कोशिशें होती रहीं कि प्रदेश की राजनीति में बैस जी आए, उनके लोगों के द्वारा, और भव्य आयोजन हुआ था। वो महाराष्ट्र से यहाँ पे अपने जन्मदिन में यहाँ पे शिरकत करने आए थे, लेकिन वो स्थिति बन नहीं पाई। मतलब उस समय भी चर्चा थी कि लाए जा सकते हैं, क्योंकि ओबीसी का वो बहुत बड़ा चेहरा है। और दूसरी बात यह कि ओबीसी का चेहरा है तो केवल वो ओबीसी के नेता नहीं कहलाते, वो सामान्य वर्ग के नेता भी कहलाते रहे, और एक बहुत शालीन और सुसंस्कृत व्यक्ति भी है। लेकिन रायपुर दक्षिण की जो, देखिए, एक शब्द आया, नितिन भाई ने भी कहा और आपने भी कहा, चक्रव्यूह। भारतीय जनता पार्टी का जो एक अपना वहाँ पे जो है पराक्रम तो लगातार दिखते रहा। मतलब बाकी अगर आप सीटों में बात करते रहें, रायपुर की 4 सीटों में तो भारतीय जनता पार्टी को बाकी सीटों में जो है मौके मिलते रहे। कांग्रेस भी बाकी सीटों पर आई, जीतती रही 3 में। लेकिन ये रायपुर दक्षिण सीट जो ऐसी रही, बृजमोहन जी की, जो अजेय रही। और अब भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण को लेके गहन अध्ययन, मनन और चिंतन करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी, और वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये सीट उसके हाथ से जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चिंतन का सिरा इस तरफ भी जाता है कि रमेश बैस जी के लिए भी एक समय, आपको बखूबी याद होगा सभी तीनों मेहमानों को, खासतौर से हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिरुद्ध जी को, कि रमेश बैस जी के लिए यही कहा जाता था कि उनकी सज्जनता और सरलता का मूल्य उनको नहीं मिला है। जैसे बृजमोहन जी के लिए अभी नितिन जी ने भी पीड़ा से आहत होकर कहा, तो आज उनको मिला कि नहीं मिला ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन उधर बृजमोहन जी दिल्ली गए हैं, तो कल उनकी भी वापसी होगी, हो सकती। जी बोलिए सर, बोलिए जी अनिरुद्ध जी। देखिए, आप मतलब ऐसे बिंदु को छू गए, आप ऐसे मतलब ये कि अवसर, मौका, जो रमेश बैस जी का मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है सामने, इसलिए मेरा बोलना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो 2003 का जब विधानसभा चुनाव था, तो भारतीय जनता पार्टी का जो है पहला विचार जो है रमेश बैस जी की तरफ हुआ था। मतलब केंद्र सरकार में अगर ये मंत्री थे, रमेश बैस जी थे और डॉक्टर रमन सिंह जी थे, और ये बातें खुल के मीडिया में नहीं आई सामने, लेकिन ये माना जाता है कि उनसे कहा गया था कि केंद्र सरकार से इस्तीफा देके क्या आप प्रदेश संगठन की कमान संभाल सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा अवसर था, शायद उसमें महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय रमेश बैस जी नहीं ले पाए। और फिर यही जो है पूछा गया डॉक्टर रमन सिंह जी से, तो उन्होंने जो है वहाँ पे इस्तीफा दे के सीधे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कमान संभाल ली, और फिर उसका जो है भविष्य वो निकल कर सामने आया, 3 बार के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। जी, यह आपने एक बड़ा खुलासा भी किया है।
और राजनीति ऐसी अनेक गाथाओं से भरी पड़ी है। चौहान साहब, बड़ा सवाल फिर मैं मुद्दे पर आता हूं कि दक्षिण के लिए एक ऐसा चेहरा, क्या ये रमेश बैस हो सकते हैं? और क्या अब एक इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहने के बाद वो फिर एक कोई छोटे बड़े की बात नहीं होती। मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रहने के बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनसे पूछा कि आप विधानसभा अध्यक्ष बन जाइए क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अब आप कैबिनेट में मुख्यमंत्री के अधीन रहना क्यों पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर खुश हूँ। आप कैसे देखते हैं, क्या ये कोई बड़ा चेहरा, हालांकि ये पार्टी का निर्णय है, कलेक्टिव डिसीजन है केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का, फिर भी चेहरा कैसा होगा? बृजमोहन जी जैसा भरोसेमंद और वैसा ही होगा? जी जी, कई सालों से आप भी इस राजनीति में बहुत घुटे पिटे हैं और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल ज्ञानवान हैं। सबसे मेन होता है पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम से लड़ेगी और जो भी चेहरा होगा वो सिर्फ उनका सिंबल होगा। तो जो चेहरा, हाँ वो बात अलग है कि सोने पे सुहागा हो जाता है कि अगर तो उनका काम पहले देखा हुआ है जनता ने, तो वो उसका एक बेनिफिट पार्टी को मिलता है। लेकिन मेन होती है पार्टी। अगर भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है तो कोई सचिन तेंदुलकर, कोई राहुल द्रविड़ और कोई विराट कोहली नहीं खेलता है। विराट कोहली को अगर बॉलिंग दी जाएगी, अगर कीपिंग से हटा के धोनी को बॉलिंग करवाई जाएगी तो वो बॉलिंग भी करेगा। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का भी हर कार्यकर्ता है, हर पदाधिकारी है, उसको जो काम दिया जाएगा वो अपने भारत के लिए, अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के लिए, वक्त कम है, लेकिन आपने बड़ी लाजवाब बात कही है और मैं इससे इत्तेफाक करता हूं कि भले ही बॉलिंग करना ना आए या बॉलिंग करने के लिए राजी ना हो, लेकिन विकेट कीपर को दस्ताने उतारकर बॉलिंग तो करनी पड़ेगी। और नितिन जी के यहाँ ये है कि अगर बैटिंग ऑर्डर भी परिवर्तित हो जाए तो बल्लेबाज दस्ताने फेंक देता है, नाराज हो जाता है, क्योंकि एक आंदोलन की पार्टी है कांग्रेस। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन ये बीजेपी कांग्रेस की अलग अलग संस्कृति का अंतर है। नितिन जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, कम वक्त है मेरे पास, 20 से 25 सेकंड में अपनी बात कहिए। देखिए, निश्चित तौर पर दक्षिण का जो किला है, मैंने जैसा कि पहले ही दावा किया कि किला भेदेंगे और इसका सेमीफाइनल हमने इस देश में 13 विधानसभा जो हुई उसमें 10 विधानसभा सीटें जीतकर ये बता भी दिया है। बृजमोहन जी के साथ अन्याय हुआ है ये भी बताया। बीजेपी का अंतर्कलह, बीजेपी की आंतरिक गुटबाजी, सड़क, पानी, बिजली के जैसे ज्वलंत मुद्दे, इनको लेकर हम विधानसभा चुनाव में, इस उपचुनाव में उतरेंगे और इतिहास रचेंगे, ये तय है। चलिए, आपके आत्मविश्वास को भी प्रणाम और चौहान साहब की विनम्र मुस्कुराहट को भी प्रणाम, जो आश्चर्यचकित होकर आपकी टिप्पणी को देख रहे हैं। अच्छी बात है, दोनों मित्रों ने बहुत आत्मविश्वास से अपनी बात रखी है राजनीति में। और छत्तीसगढ़ की यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये है कि जैसे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए हम कहते हैं कि उनकी सहजता, अरपा की या फिर बस्तर की घाटियों की वो सुगंध, जंगली झरने का वो गिरना ऊपर से, ऐसे ही आप लोगों की सरलता है। प्रणम्य है छत्तीसगढ़, प्रणम्य है आप सभी। इस सौहार्द को 24 साल के कड़ियल जवान छत्तीसगढ़ को लेकर आगे बढ़िए आप लोग। बहुत शुभकामनाएं। तो दक्षिण का किला किस तरफ बैठेगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े, और बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए तमाम बड़ी खबरों के साथ जो दिन भर घटी हैं, तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन प्राइम टाइम जरूर देखिए, और बंदे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर एयर पिस्टल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गई है और 2 बार एक ही ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली शूटर बन गई है। ऐसे में आइए जानते हैं भारत का नाम रोशन करने वाली 22 साल की मनु भाकर के बारे में। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली है मनु भाकर। 18 फरवरी 2002 को हुआ जन्म। यूनिवर्सल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से स्कूलिंग पूरी की। 2021 में श्री राम कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया। पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में
डिग्री कर रही हैं। 14 साल की उम्र में शुरू की निशानेबाजी, 16 साल की उम्र में जीता कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल। 2018 में अर्जेंटीना में युवा ओलंपिक में फ्लैग बियरर बनी। 2019 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार जीता। 2020 में मनु को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टेनिस, स्केटिंग और बॉक्सिंग में भी मनु का इंटरेस्ट रहा है। खेलों के अलावा म्यूजिक, रीडिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डांस का शौक भी मनु रखती है। साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर ने डेब्यू किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। बंदूक खराब होने से मनु मेडल की रेस से बाहर हो गई। 2024 में पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ओलंपिक 2024 की शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई से हो चुकी है। इस बार दुनिया भर की 10,000 से ज्यादा एथलीट ने ओलंपिक में हिस्सा लिया है और आप सभी ने पेरिस ओलंपिक के सिंबल में 5 रिंग की तस्वीर तो देखी ही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं ओलंपिक के प्रतीक में सिर्फ 5 रिंग ही क्यों, और वो सभी रिंग अलग अलग रंग की क्यों होती हैं? आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। ओलंपिक खेलों के लिए 5 अलग अलग रंगों की रिंग का यूज किया जाता है। ये रिंग होती तो एक ही जैसी है, लेकिन इनके रंग अलग अलग होते हैं। ये 5 रिंग ओलंपिक खेलों के चिन्ह होते हैं। ओलंपिक की ये 5 रिंग दुनिया के 5 मुख्य महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ओलंपिक छल्लों के रंग इन महाद्वीपों को दिखाते हैं। यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल।